शख्स ने चाकू से किया ताबड़तोड़ हमला। आरोपी ने अपने छोटे भाई की पत्नी बच्चे पर चाकू से किए कई वार। महिला की मौके पर हुई मौत। बच्चे का जीटीबी अस्पताल में चल रहा इलाज। सीएनजी पर बढ़े दामों से जनता हुई त्रस्त। पूर्वी दिल्ली के ऑटो ड्राइवर्स ने कहा कॉमर्शियल गाड़ियां नहीं निकाल पा रही खर्चा। पूर्वी दिल्ली के लोगों ने कहा सरकार बनी हुई है मूक बधिर। पांडव नगर में हुई हत्या में आरोपी ने किया सरेंडर। आरोपी ने कहा हत्या के इरादे से नहीं किया था चाकू से वार। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। विश्वास नगर की कई गलियों में सालों से पानी की किल्लत। इलाके में मंगवाना पड़ता है टैंकर। शिकायतों के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी को दी श्रद्धांजलि। कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी के कामों को किया याद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सुंदर नगरी में एक भाई ने अपने छोटे भाई की पत्नी और उसके बेटे पर चाकू से जानलेवा हमला किया, जिसमें महिला की मौके पर मौत हो गई और बेटे का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में सुरक्षित रखवा दिया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। दरअसल महिला ने अपने पति का नशा छुड़वाने के लिए नशा मुक्ति केंद्र को फोन किया था, जिसके बाद जब गाड़ी महिला के पति इकराम को लेने आई तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। तभी उसका बड़ा भाई हारून आवाज सुनकर बाहर आ गया। नशा मुक्ति केंद्र की गाड़ी इकराम को ले ही जा रही थी, लेकिन इकराम के बड़े भाई हारून ने इकराम की पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया और बच्चे को भी नहीं बख्शा। हमारे बहनों ड्रिंक करके शराब पी के हमारी बहन को मारा करते थे, घर से भगा करते थे। कहते थे तू चली जा इन बच्चों को लेके, बच्चे मेरे ना आए कि तू पियर चलाइए उसके लाइए। तुम कैसी कैसी बातें करते थे। जब करते थे तो हमारी बहन समझाती थी कि ऐसे मत करो ऐसे मत करो। तो इसी सिलसिले में जब नशा ज़्यादा करते थे तो हमारी बहन ने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र जो होती है उसमें भिजवा दिया। जब भिजवा दिया तो हमारे बहनों ने उन्हें धौंस देते हुए धमकी देते हुए अपने भैयों से भाभी से भतीजों से ये कहा इन्हें इस घर में छोड़ना मत ना, इस घर में से निकाल के मार लो। तो इसी बीच वो जाकर 8-7 बजे करीब 8 साढ़े 8 बजे करीब वो चला गया हमारा बहनोई, वो आगे जिप्सी लेने। उसके बाद जाकर हमारे बहन सो रही थी बच्चों को लेकर, हमारे चाचा सो रहे थे। तो चाचा को बुला कर हमारे जो बहन के जेठ है उसने बुला कर हमारे चाचा पर हाथापाई करी, इनका मुँह पर मारी। मारने के बाद हमारी बहन जब पहुंची बचाने के लिए तो उसको भी उसकी जो जिठानी है उसने पकड़ा, उनकी लड़कियों ने पकड़ा। और जैसे पकड़ा तो हाथापाई में तो उसके लड़के निकले, फ़ौरन छुरी निकाल रहा है घर में से। छुरी जब निकाल रहा है तो हमारे भांजे के 3 जी के मारी छुरी, उसको मतलब सीरियस हालत में वो भी, उसका ब्लड रुक रहा नहीं है। और हमारी बहन तो सड़क पर खींच लाए, घर में से दरवाजे में से खींच के गली में खींच लाए। जब गली में से खींच के लाए तो उन को वहीं तड़पता हुआ छोड़ दिया, चाकू पे चाकू मारा और मार दी वहीं जाए। घर में जो हमारा जो दामाद है वो दारू पी रहे, वो झगड़ा कर रहा था तो उसको ज़रा हटा दिया था वहाँ से। वो ले गए थे, नीचे आया मैं तो मेरे में घूसे से उसने बताया उसके भाई ने मारे, मेरे भाई को मारा। फिर मेरे तब देखा लड़की आ गई, फिर उसका लड़का आ गया, उन्होंने आईजीएल ने एक बार फिर से सीएनजी के दामों में 2 रुपए का इजाफा कर दिया है। आए दिन किसी ना किसी चीज पर दाम बढ़ जाते हैं, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। आपको बता दें कि एक हफ्ते में सीएनजी के दाम दूसरी बार बढ़े हैं। महंगाई को लेकर हमारी संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के ऑटो ड्राइवर से बात की तो उनका कहना था कि कॉमर्शियल गाड़ियां अपना किराया तक नहीं निकाल पा रही, जिससे घर का बजट बिगड़ रहा है और सरकार सिर्फ मूक बधिर होकर बैठी हुई है। सरकार का जनता की ओर कोई भी ध्यान नहीं है। मैम ये एक हफ्ते में 2 बार बढ़े हैं। अब 2 रुपये कुछ पैसे बढ़े थे, आज के 75 पॉइंट कुछ रुपए। इससे तो मैम नुकसान ही हो रहा है। इसमें कस्टमर का नुकसान हो रहा है, किराया उन्हें कम मिलता है, फ्यूल में ज़्यादा पैसे देते हैं वो। जो पहले 100 रुपये की आती थी गैस, 100 की आज जो 250 रुपये आ रही, 200-250 रुपये। हाँ जी, दो बार रेट बढ़ गए। इस बार
बहुत दिक्कत हो रही जी, ना तो रेट बढ़ा रही गवर्नमेंट है, हाँ किराया भी नहीं बढ़ा रही है, कुछ नहीं कर रही गवर्नमेंट। एक हफ्ते की क्या 3 महीने के अंदर अंदर 20 रुपये से ऊपर तो बढ़ ही गया, क्योंकि मेरा तो रेगुलरली चलती रहती है, हर रोज़ ही डलवाता हूँ मैं। हाँ, तो मेरा रोज़ रेगुलरली 100 किलोमीटर से ऊपर गाड़ी रन होती है, तो मतलब मान के चलिए 20-22 रुपये से ऊपर ही बढ़ चुके हैं लास्ट के 3 मंथ्स। बहुत बहुत प्रॉब्लम होती है। पहले 280 रुपये की जो गैस काम करती थी आज की रेट में 550, अब रेट और बढ़ गया, तो वही 600-650 में काम होगा। अब आने वाले टाइम में है ना, CNG को भी ख़त्म करके लोग केवल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर ही स्विच करेंगे। ये टेक्निक तो नहीं होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट को पहुंचाना भी है लोगों को इलेक्ट्रिकल पे, तो इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सस्ती करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी कर रखी है, उनको सस्ती करें। लेकिन ये कोई अल्टरनेटिव नहीं है ना। अब मान लीजिए किसी के कोई अफोर्ड कर सकता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल खरीदना, तो वो तो खरीद लेगा, लेकिन जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो तो CNG डलवाएगा ना। बहुत ज़्यादा बिगड़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, कमाइयाँ उधर ही हैं, जबकि इनकम सोर्स ऑफ इनकम कम होते हैं। पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर इलाके में 19 मई को हुई वारदात में आरोपी को जब पता चला कि उसकी फूफा की मौत हो गई है, तो आरोपी ने खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आरोपियों का कहना है कि उसे बहुत ही अफसोस है, उसका इरादा अपने फूफा की हत्या करने का नहीं था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया है। आपको बता दें कि वारदात के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। आपको बता दें कि आरोपी ने अपनी मां के साथ अपने फूफा को मजाक करते देखा, तो उसे काफी बुरा लगा, जिसके बाद आरोपी ने अपने फूफा पर चाकू से वार कर दिया। उनका नाम विजय। क्यों मारा उसको, क्या दुश्मनी थी वो आपकी? दुश्मनी कुछ नहीं थी सर, हम दोनों आपस में एंजॉय कर रहे थे। वो मम्मी को बहुत देर से उल्टा सीधा बोल रहा था। मैं बोला फूफा रहने दो रहने दो रहने दो, तो वो सलाद काट रहे थे, तो ऐसे करके मैंने मुँह मार दिया सर पर, पता नहीं थी मेरे फूफा खत्म। तो आपके क्या लगते थे वो? फूफा लगते थे? मैं काम करता हूँ, जॉब करता हूँ स्कूल में। कौन से स्कूल में काम? संगवारी स्कूल है गाजीपुर में। तो आपको अफसोस है इस बात का? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो बहुत पता भी नहीं थी, मुझे तो सुबह पता चली है। तो तुमने नशे में मार दिया? हाँ सर जी, वो ऐसे करके मारा था, पर मुझे पता नहीं थी मेरे फूफा खत्म है। दिल्ली में बिजली पानी के वादे के साथ काबिज हुई थी आम आदमी पार्टी, लेकिन अब लगता है कि अपने वादों पर खरी नहीं उतर पा रही। अगर बात करें पूर्वी दिल्ली के विश्वासनगर इलाके की, तो विश्वासनगर की गली नंबर 13, 14 और 15 में कई सालों से पानी नहीं आ रहा। इन गलियों में टैंकर द्वारा पानी को उपलब्ध कराया जाता है। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत ने लोगों को परेशानियां जो है बढ़ा दी हैं। तो वहीं इस मामले पर स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पानी की लाइंस में पानी नहीं आता। इतनी गर्मी में पीने का पानी खरीद कर पीना पड़ता है, जो कि इतनी महंगाई के समय में बजट बिगाड़ रहा है। लोगों ने कहा कि हम कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन हमारी शिकायतों की अनदेखी की जाती है, जिसकी वजह से हम इस समस्या से उभर नहीं पा रहे हैं। पहली बात तो आता ही नहीं है, पहली बात तो पानी आता नहीं है, आता है तो गंदा पानी आता है। यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या इस टाइम विश्वासनगर में पानी की समस्या की सबसे ज़्यादा समस्या चल रही है पानी की। पानी एक तो बहुत कम आता है, और आता भी है तो वो गंदा आता है। पीने के लिए हम तो बाहर से खरीद के पी रहे हैं, और नहाते भी हैं तो उस पानी से खुजली और रैशेस पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ज़्यादा समस्या चल रही है, बिल्कुल भी 6 दिन हो गए हैं, एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। ये तो काफ़ी टाइम से बनी हुई है समस्या पानी की, जो है कोई सुनवाई नहीं है। मैंने कल परसों जेई को भी फ़ोन किया, जो है वो कहता टैंकर भेज दूँ। मैंने कहा टैंकर क्या, घर में पानी हो जाएगा उससे, जो है उसके बाद ना कोई फ़ोन उठा रहा है, ना कोई कुछ सुनवाई हो रही है। मैडम पानी की समस्या यहाँ काफ़ी कई सालों से चल रही है कि यहाँ पे जो लाइन पहले बिछी थी, कम से कम मेरे हिसाब से 20 से 25 साल पुरानी पाइप लाइन चल रही है, जिसका लेवल बहुत नीचे हो चुका है। रोड के उस पार पानी सही आता है, 60 फुटा रोड के पास। इस साइड जो है पानी की लाइन डली ही नहीं है, पुरानी लाइन है, उसके कारण यहाँ पानी नहीं आ पाता। और ये सड़क है, आप देख रहे हो, सड़क का बहुत जर्जर हालत में है। विधायक को कई बार कंप्लेंट कर लिया कि यहाँ पानी की बड़ी समस्या है, यहाँ लोग त्राही कर रहे हैं पानी के लिए। रोज़ हमारे पास कंप्लेंटें आ रही है पानी की। पानी गंदा आता है, नहीं तो आता ही नहीं है। कुछ जगह तो 2-2 दिन हो जाते पानी नहीं आता, फिर टैंकर मंगाते हैं तो टैंकर भी टैंकर भी क्या करेगा, जनता ही इतनी है, क्या कर सकते हैं अब। लेकिन हमारे जो MLA साहब हैं, जब वो अपनी परमिशन दे तो आगे काम होना। भारत के 7वें प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि है। राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद करते हुए फूलों से श्रद्धांजलि दी और साथ ही उनके कामों को भी याद किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि राजीव गांधी ने कंप्यूटर युग की शुरुआत की। आज सारी दुनिया कंप्यूटर पर ही चल रही। इसकी शुरुआत करने वाले राजीव गांधी ही थे, जिन्होंने कांग्रेस को काफी आगे तक पहुँचाया। आज हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी की 32वें का बलिदान दिवस है। 32वां इनको 1991 में इनकी बलिदान हो गया था। उस कांग्रेस के महान नेता के रूप में जो आधुनिक भारत के निर्माता रहे हैं और कंप्यूटर युग में भारत को लाने वाले
श्री राजीव गांधी थे, उनकी पुण्यतिथि पर हम श्रद्धांजलि अर्पित करने के यहाँ पर एकत्र हुए हैं। हमारे स्वर्गीय भारत रत्न राजीव गांधी जी जो हमारे देश के महान नेता रहे हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है। आज उनकी पुण्यतिथि पर अनारकली ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और पूरा हमारा कांग्रेस कमेटी का परिवार आज उनको याद कर रहा है। वो भारत एक नए युग के नया युग उन्होंने दिया था, कंप्यूटर युग। ये कंप्यूटर के नाम से लोग डरते थे, जी कंप्यूटर आएगा जी लोगों के काम धंधे खत्म हो जाएंगे, ये हो जाएगा। लेकिन आज भारत जिस शिखर पर पहुंचा है ये कंप्यूटर युग ही है। आज सारे साथी इकट्ठे हुए हैं राजीव गांधी जी की 32वीं पुण्यतिथि पर। हम ये नए नए काम करते हैं, बच्चों को ज्योमेट्री बुक्स बांटेंगे ताकि इनकी याद में हम कुछ नया कर सके। तो हम कांग्रेस भाई सब मिलके कुछ ना कुछ नया ऐसा करते हैं कि कांग्रेस को जिंदा करना है, हमने आगे बढ़ाना है। 22 मई के बाद से ईस्ट एमसीडी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिसके बाद अब एमसीडी कैसे काम करेगी, इस पर हमने बीजेपी नेता निर्मल जैन से बात की। तो उनका कहना था कि निगम भले ही एक हो रही हो और चुनावों में अभी समय लग रहा हो, लेकिन जनता के काम वैसे ही होंगे जैसे पहले हुआ करते थे। पार्षद भले ही पूर्व हो जाएंगे, लेकिन स्थिति वही रहेगी। जनता पार्षदों के पास जाकर अपने काम करवा पाएगी और एक कमिश्नर ही अब तीनों एमसीडी का काम देखेगा। इस काम की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वहीं बीजेपी नेता महेंद्र आहूजा का कहना था कि आईएएस अधिकारी को भी नियुक्त किया जा चुका है। तीनों निगम को एक करने का काम पूरा हो चुका है। ऐसे में मुख्यालय से नहीं तो पूर्वी दिल्ली में ईडीएमसी के 2 जोन हैं और जोन की तर्ज पर ही एमसीडी चलेगी। 22 तारीख से तीनों नगर निगम यूनिफाइड कॉरपोरेशन के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम के नाम से कहलाएंगी और उसकी जो सेवाएं हैं पूर्ववत चलती रहेंगी, अधिकारी पूर्ववत काम करते रहेंगे। इसके नाते केंद्र सरकार ने ये जो कदम उठाया है ये दिल्ली की जनता के बहुत बड़े हित में। नगर निगम के कर्मचारी जो दिल्ली की सरकार द्वारा समय पर भुगतान ना होने से वेतन में उनको लेट होता था, आज भी कई महीनों का वेतन बाकी है, पेंशन समय पे नहीं जा रही, कोई विकास के कार्य नहीं हो पाए। तो इस सब के लिए केंद्र सरकार ने इसका अधिग्रहण किया है तीनों निगमों का और तीनों निगमों को मिला करके इसके ऊपर उन्होंने इसका एक कमिश्नर जो बहुत अनुभवी साउथ दिल्ली के साउथ कॉरपोरेशन के श्री ज्ञानेश भारती जी जो 1996 के आईएएस हैं, तो उनको बनाया है एकीकृत नगर निगम का कमिश्नर। और श्री अश्वनी कुमार जो 1992 के आईएएस ऑफिसर हैं, उनको स्पेशल ऑफिसर बनाया है। तीनों निगमों के एकीकरण का काम पूरा हो चुका है। नए अधिकारी अश्वनी होंगे, आईएएस अधिकारी, ये भी तय हो चुका है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम अब कोई अस्तित्व में ही नहीं रही है। केवल जो 2 जोन है, शादरा उत्तरी जोन और शादरा दक्षिणी जोन, इस रूप में लोगों के काम ये शायद पूर्वी दिल्ली नगर निगम आ पाएगी। और अभी भी परिष्कृत रूप क्या होगा, आय और खर्चों का ब्यौरा कैसे करके बनेगा, ये अभी सुनिश्चित होना है। नए अधिकारी किस तरह से इसमें चल पाते हैं ये भी देखा जाना है, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता को कोई असुविधा ना हो। हाईकोर्ट ने डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर एक अहम टिप्पणी की है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि डॉक्टरों को हड़ताल नहीं करनी चाहिए, इससे उनके द्वारा मरीजों को दी जाने वाली सेवाएं प्रभावित होती हैं। इस दौरान मरीजों की जिंदगी को भी खतरे में डाला जाता है। इसी को लेकर पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर वीके मोगा ने कहा कि आए दिन डॉक्टर्स के साथ मारपीट की घटना घटती रहती है, जिससे झगड़ा होता रहता है। कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल न करें। डॉक्टर्स कभी हड़ताल करके काम बंद नहीं करते, विरोध करने के साथ काम भी करते हैं। कभी पूरा काम बंद नहीं हुआ है, लेकिन जो कानून डॉक्टर्स के बचाव में बने हैं वो लागू अब तक नहीं है, इसलिए ये घटना लगातार बढ़ रही है। अब डर तो बस सिर्फ इस बात का है कि इन घटनाओं को देखकर डॉक्टर्स खुद अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बनाना चाहते हैं। जो टॉपर्स वो भी साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई नहीं करना चाहते, इसलिए सरकार और कोर्ट दोनों को इस बारे में सोचना चाहिए। डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज पिछले मुझे 20-25 साल के अपने अनुभव में ये देखा है कि डॉक्टर्स इमरजेंसी सर्विसेज कभी बंद नहीं करते। ख़ास तौर से सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो या कॉरपोरेट अस्पताल हो, इमरजेंसी सर्विसेज बंद नहीं होती हैं। इसीलिए किसी की डेथ हो, किसी को प्रॉब्लम हो, ऐसा मुझे लगता ही नहीं कि डॉक्टर्स की हड़ताल के कारण होगा, पहला। दूसरा, अगर डॉक्टर्स सांकेतिक हड़ताल करते हैं, ओपीडी बंद करते हैं, तो डॉक्टर्स के पास इसके अलावा अपनी व्यथा व्यक्त करने का क्या उपाय है? ये एक अंतिम उपाय के रूप में डॉक्टर्स करते हैं जब उनकी बात कहीं नहीं सुनी जा रही।
सरकारी अस्पतालों के अंदर अगर मरीज के रिश्तेदार या मरीज उनसे झगड़ा करते हैं, मार पिटाई करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तो डॉक्टर अगर अपनी सेफ्टी के लिए आपसे गुहार लगा रहा है कि हमें कम से कम इतना एक एटमॉस्फेयर दे दो कि जिसमें कि हम अच्छे वातावरण के अंदर मरीजों को अच्छी सेवाएं दे सकें, तो क्या ये गलत है? देखिए, मैं कोर्ट से जो है पूरी तरह सहमत हूँ कि डॉक्टर्स को कभी हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए और डॉक्टर समाज जो है वो कभी भी हड़ताल पे नहीं जाना चाहता है। एज दी प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ईस्ट दिल्ली ब्रांच में आपको ये बता सकता हूँ कि हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा कठिन था ये डिसीजन लेना कि हमारे को जो है वो हड़ताल जैसा कुछ करना पड़ा। और उसके अंदर भी आप ये समझे, खाली डॉक्टर एक ऐसा वर्ग है जो इमरजेंसी को कभी भी जो है वो बंद नहीं करता है। वो हड़ताल पूर्ण हड़ताल नहीं होती है। पूर्वी दिल्ली के शाहदरा औद्योगिक क्षेत्र का जल्द विकास किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को इन अधिकृत औद्योगिक क्षेत्रों का लेआउट तैयार करने का काम सौंप दिया है। वहीं हमारे संवाददाता ने इलाके का जायजा लिया तो देखा कि रोड टूटी पड़ी हुई है, सीवर लाइन डाली नहीं गई है। इसको लेकर मार्केट एसोसिएशन नरेंद्र छाबड़ा ने बताया कि एजेंसीज डेवलपमेंट के लिए DSIDC करेगी और ये अभी पूरे तरीके से तय नहीं हो पाया है। किस तरीके से डेवलपमेंट होगा और इसकी हमें अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिली है। सबसे पहले तो मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वो ये प्रस्ताव लाए हैं, क्योंकि हमारे इंडस्ट्रियल एरिया ये काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी कंजेस्टेड हैं। तो ये सड़कें काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी हैं और सीवर लाइनें और जो पानी की पाइपलाइन है वो काफ़ी डैमेज हो चुकी हैं। तो ये सारा रीडेवलपमेंट हो रहा है, इसके लिए हम दिल्ली सरकार का धन्यवाद करते हैं और ये बहुत अच्छी योजना है। जी, हमने दिल्ली सरकार के सामने पानी की पाइपलाइन दोबारा बदलवाने के लिए और सीवर लाइन नई डलवाने के लिए भी अनुरोध किया था और साथ साथ इस इंडस्ट्रियल एरिया को ग्रीन बेल्ट में कन्वर्ट करने के लिए भी कहा था, जिसके लिए हमें उनकी तरफ से पूरा आश्वासन मिला था। सबसे बड़ी समस्या अब आने वाली है इसकी डेवलपमेंट की। एजेंसीज डेवलपमेंट के लिए DSIDC करेगी या करेगी, ये अभी तक पूरी तरह से तय नहीं हो पाया। डेवलपमेंट किस ढंग से होगी और कैसे इसको हम सुचारू रूप से लाएंगे और कैसे हमारे व्यापारियों से या इंडस्ट्रियल से या फिर वहाँ पर जो लोग हैं उनसे कैसा इसका फंड्स का इरेज होगा, दिल्ली सरकार का उसका इसमें हिस्सा क्या होगा और सभी तरीके का इसका जो योजना है वो अभी तक हमें किसी भी क्लियर नहीं हुई। देखिए, ग्रीन दिल्ली ग्रीन होना बहुत ज़रूरी है। इंडस्ट्रियल में जितना ग्रीन एनवायरनमेंट होगा उतना ही अच्छा है। पॉसिबिलिटी, क्योंकि एरिया सभी पुराने ढंग से डेवलप हुए पड़े हैं और सभी फैक्ट्रियां एक दूसरे से ज्वाइंट है। कैसे इसका रूपरेखा बनेगी, कैसे इसके सड़क का निर्माण होगा और कैसे इसके अभी ये हमें भी अधर में है प्रक्रिया। जब तक इसमें क्लियरिटी नहीं आएगी, कोई इसका मास्टर प्लान, इसका प्लान नहीं होगा, जब तक लेआउट नहीं आएगा, इसके बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है। दिल्ली में कोरोना के केस 500 के आसपास बने हुए हैं। इसके बावजूद अस्पतालों में मरीजों की संख्या कम है। इस पर हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की तो उनका कहना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद से ही भारत में कोरोना के केसों में कमी आई है। हालांकि कोरोना की टेस्टिंग भी कम हुई है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अब जो केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें कोरोना के हल्के लक्षण हैं, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं पड़ रही। देश ने जिस तरीके से वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाई है उसके चलते भारत कोरोना पर काबू पाने में सक्षम रहा है। देखिए, यही चीज़ हम जनवरी-फरवरी से देखते आ रहे हैं। इवन जब ओमिक्रॉन वेव आया था तो केसेस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन उससे होने वाली बीमारी, उससे होने वाले खतरे, उससे होने वाले एडमिशन, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ये सब कुछ काफ़ी कम तभी हो गया था। यानी कि अगर कोई चीज़ पॉजिटिव आती भी है लेकिन अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे रही, यानी कि हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, किसी को छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, बहुत ज़्यादा लंबा इलाज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, तो यानी कि ये वायरस अगर मौजूद भी है तो इतना घातक वे में अब मौजूद नहीं है, ये कहा जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सावधानी बरतना हम छोड़ देंगे। अगर आज हम मास्क लगा के रखते हैं तो सिर्फ कोरोना को ना सोचते हुए पोल्यूशन की वजह से भी उसको लगा के रख सकते हैं। कोरोना ने तो बिल्कुल सब लोगों को घेर रखा था। इतने ज़्यादा कोरोना के पेशेंट्स आते थे, फीवर है या गले में खराबी है या ये, और वो
केसेस अब नहीं आ रहे हैं। अब जो है बहुत हल्के अटैक आता है कोरोना का, जिसमें वो जो है जल्दी ठीक हो जाते हैं और हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है। तो ये कोरोना माइल्ड है, बट अभी भी हम लोगों को काफ़ी प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्योंकि ये कभी भी फैलेगा तो बहुत भयंकर रूप ले सकता है। इसीलिए हमें इसको केयरफुली देखना चाहिए। पूर्वी दिल्ली के सीबीडी ग्राउंड मेन रोड पर एमसीडी के कूड़े के डंपर खड़े रहते हैं। कोई भी डंपरों की सीबीडी ग्राउंड में खड़ा नहीं करता, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां पर आने जाने वाले लोगों को काफी बदबू का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर हमारे संवाददाता ने पूर्वी दिल्ली के मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल से बात की, तो उनका कहना था कि ये लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी लोगों से कहा जाएगा कि वे कूड़े के डंपर को सीबीडी ग्राउंड के अंदर ही खड़ा करें। देखिए, मुझे सीबीडी ग्राउंड है, वहाँ पे कोई आसपास मकान नहीं है। अब हमने कूड़ा उठाना है, उसके ट्रक भी चाहिए, टिप्पर भी चाहिए, कहाँ खड़े होंगे? जब काम करते कहाँ खड़े होंगे? कोई तो स्थान हमें चाहिए, और कोई स्थान वहाँ पे है नहीं। जो स्थान अवेलेबल है वहाँ पे ट्रक खड़े होते हैं, उसकी तो आवश्यकता है। पार्किंग नहीं होगी तो कैसे, कहाँ खड़े करोगे आप? सड़कों पर नहीं खड़े कर सकते, उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था की हुई है, उसी के हिसाब से वो खड़े होते हैं। नहीं, हमने उनको कहा है कि गाड़ियों को अपने अंदर ही लगाएं, बाहर खड़े ना हो। इसके लिए हम देख लेंगे, यदि बाहर खड़े होंगे तो मना किया जाए। दिल्ली सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है और ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू की गई हैं, जिसमें मजदूरों को राहत देते हुए अलग अलग वर्ग के हिसाब से उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाएगी। इसको लेकर फैक्ट्री मालिकों का कहना था कि दिल्ली सरकार ने वेतन तो बढ़ाया है, लेकिन दिल्ली से सटे इलाकों का मजदूरी वेतन आधा है, इसलिए हर जगह सैलरी एक जैसी होनी चाहिए। फैक्ट्री मालिकों का ये भी कहना है कि अगर हम मजदूरों को सैलरी बढ़ा कर देंगे तो वो खुश होकर काम करेंगे और इसमें फैक्ट्री को भी फायदा होगा। तो फैक्ट्री मालिकों के लिए तो कोई फ़ायदा ही फ़ायदा है इसमें। फैक्ट्री मालिकों के लिए तो जो दिल्ली सरकार ने मज़दूरों का वेतन जो बढ़ाया, फ़ायदा ही है उसमें। हम लोग जो जितने पैसे देते हैं मज़दूरों को, उन्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और अच्छा मिलेंगे। इसके साथ अगर दिल्ली सरकार फैक्ट्री मालिकों के लिए भी कुछ सहूलत बढ़ाए तो कुछ फ़ायदा है। अब लेबर का जो दिल्ली के अंदर जो इन्होंने पैसे बढ़ाए वो अच्छी बात है, लेबर के बढ़ाए है। 16,000 रुपये के करीब मिनिमम वेतन हो गया। जहाँ पे हम लोगों की फैक्ट्री है, यहाँ से आधे किलोमीटर दूर यूपी बॉर्डर है, वहाँ पे लेबर के 8,000 रुपये मिनिमम है। उन सब चीज़ों के डिफरेंस है ना, कुछ दिल्ली के फैक्ट्री मालिकों को तकलीफ़ है। कम से कम सरकार को, केंद्र सरकार को ये देखना चाहिए, जो दिल्ली NCR के अंदर उद्योग है, उनका जो लेबर के जो पैसे है सबके समान रहे तो अच्छा है। नहीं, मैनेज तो चाहे कहीं की भी लेबर आए, दिल्ली में आएगा तो दिल्ली के हिसाब से लेबर देनी पड़ेगी, यूपी में तो यूपी के हिसाब से देनी पड़ेगी। अगर दिल्ली वाला आदमी यूपी में काम कर रहा है साहिबाबाद में, तो उसके बाद यूपी गवर्नमेंट का नियम है। जो हम लोगों की फैक्ट्री में दिल्ली में काम कर रहा, हमारे लिए दिल्ली सरकार का नियम है। ये मैम फैक्ट्री मालिकों के लिए भी फ़ायदे बने और उनके यहाँ जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी फ़ायदे बने। लेबर जब ज़्यादा खुश होगी उनके लिए, मालिकों के लिए अच्छा काम करेगी वो। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, वो बेचारे अपनी मेहनत कर रहे हैं और अपनी मेहनत की कमाई। जी मैम, कुछ फैक्ट्रीज में ये लागू भी हो गया और जहाँ जहाँ नहीं हुआ वहाँ होने वाला है ये। मैम जैसे जैसे लेबरों के अलग अलग तरीके के काम है, जैसे ऑपरेटर के अलग हैं, उनके नीचे हेल्परों के अलग हैं, उसके बाद अलग अलग डिपार्टमेंट्स वालों के अलग अलग। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।